वेलकम टू हलवा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको हर डिफिकल्ट टॉपिक लगेगा इजी। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लॉ के, और वो भी 3 मार्क्स वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। मैंने यहाँ पे 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं, 2024 और 25 का CCS का, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। तो जो बच्चे BBA कोर्स के 2023 से 26 बैच है, जिनका अभी एग्जाम आने वाला है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हें दोनों साल के क्वेश्चंस को लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और बिना वेस्ट करे हुए टाइम हम सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, विच इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। सो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? अ कॉम्पिटेंट पर्सन इज अ पर्सन हु हैज़ द रिक्वायर्ड नॉलेज, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, स्किल एंड एक्सपीरियंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क प्रॉपरली एंड सेफली। कॉम्पिटेंट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जिसे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज होती है, उसमें उसे क्वालिफिकेशन होता है, ट्रेनिंग उसे मिली हुई होती है, उसके पास स्किल और एक्सपीरियंस होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, और वो उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे से काम कर सकता है, सेफली तरीके से कर सकता है। इन इंडस्ट्रियल लॉ, such a person is also authorized by the government or employer to inspect, supervise or certifying work and machinery. तो अगर हम इंडस्ट्रियल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो पावर उसको मिली होती है या तो सरकार के द्वारा, या फिर जो जॉब देने वाला पर्सन होता है, कंपनी जो होती है, वो ऐसे पर्सन को हायर करता है, उसे पावर देता है इंस्पेक्ट करने का, चेक करने का, सुपरवाइज करने का, ध्यान रखने का, सर्टिफाइंग वर्क एंड मशीनरी, यानी जो काम हो रहा है और जो मशीनरी यूज़ हो रही है, ये सब कुछ चेक करने वाले पर्सन को कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। अगर आपने यूनिट 1 की पहली वीडियो नहीं देखी है मेरी, जो मैंने पहले यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन किया है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैंने उसमें पूरा यूनिट एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर हमने एक पार्ट पढ़ा था, विच इज़ इंस्पेक्टिंग इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टिंग इंस्पेक्टर जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने 3 टाइप्स के इंस्पेक्टर पढ़े थे। एक था आपका चीफ इंस्पेक्टर, एक था आपका सिर्फ इंस्पेक्टर, और एक आपका सर्जन था। तो जो सर्जन के अलावा जो दो थे, जो इंस्पेक्टर थे, उनका काम यही कॉम्पिटेंट पर्सन वाला था। वहाँ इंस्पेक्टर क्या करता था, वो चेक करता था कि फैक्ट्रीज में जो लॉ हैं, एक्ट हैं, वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो एज अ क्वालिटी हेड टाइप का होता है, जो चेक करता है क्वालिटी ऑफ वर्क, मशीनरी, सब चीज़ों का ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैक्ट्री an engineer appointed to inspect boiler and machines for worker safety is called a competent person because he has technical knowledge and experience। तो फैक्ट्री में जैसे इंजीनियर अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो चेक करें मशीनरी को टाइम टू टाइम, ताकि वर्कर की सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जा सके। और इनको टेक्निकल नॉलेज होता है उस मशीन से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने उसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है, उन्होंने डिग्री उसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड ली हुई है, काम उसी पर्टिकुलर फील्ड से किया हुआ है। तो ये ऐसे पर्सन एक्सपर्टाइज होते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन को हम समझ सकते हैं कि एक्सपर्टाइज पर्सन। ठीक है, अ कॉम्पिटेंट पर्सन इज समवन हु इज केपेबल एंड लीगली क्वालिफाइड टू डू अ स्पेसिफिक जॉब इफिशिएंटली एंड सेफली। तो घूम घुमा के वही बात है। आप इसी तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप पॉइंट्स बना के आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट्स बना के आप 4-5 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दीजिए, चौथे पॉइंट में आप एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इस तरीके से आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन को लिख सकते हैं पेपर में। सेकेंड है डिफाइन लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर क्या होता है? तो हमने, अगर यूनिट 1 का आपको याद हो, तो हमने उसमें 3 पिलर के बारे में बात करी थी। पहला था वर्कर या लेबर की सेफ्टी, देन हेल्थ एंड देन वेलफेयर। वेलफेयर जो होता है यानी उसका फ़ायदा, उसे कंफर्ट प्रोवाइड करना। एक लेबर फैक्ट्री में अपना आधा से ज़्यादा दिन बिताता है, तो वहाँ पे उसे प्रॉपर सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो हम पढ़ लेते हैं, लेबर welfare means the facility, services and benefit provided to worker for improving their health, safety, efficiency and standard of living। जो वेलफेयर मतलब होता है फैसिलिटी, सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है वर्कर को एम्प्लॉयर के द्वारा, ताकि उनकी जो हेल्थ, सेफ्टी है और जो उनका काम करने का तरीका और रहना है फैक्ट्री में, वो बेटर हो सके, इंप्रूव हो सके। दिस वेलफेयर मेजर्स आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ये जो काम देने वाला पर्सन होता है वो प्रोवाइड करता है, या फिर सरकार प्रोवाइड करती है बाय लॉ, बाय एक्ट को उसे, कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। ऐसे एम्प्लॉयर के लिए जो एक्ट्स निकालते हैं वो गवर्नमेंट निकालती है। और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस, तो काम करने की जगह पे और उसके बाहर भी वो श्योर करे कि वर्कर्स को आप अच्छे से सेटिस्फेक्शन दे जॉब का।
According to International Labour Organization (ILO), labor welfare includes medical facilities, canteen, housing, sanitation, recreations, and social security for worker. So जो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग वो कहती है कि लेबर के वेलफेयर के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन, ये सब चीज़ें होना मैंडेटरी है, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, सैनिटेशन है आपका, सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, ये सब आपको वर्कर को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि उसका वर्क सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होता है. लेबर वेलफेयर क्या चीज़ हेल्प करता है? इम्प्रूव वर्कर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. तो जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करता है. अगर वो काम करके खुश होगा, उसका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तो वो काम भी ज़्यादा अच्छे से करेगा. मेंटेन हेल्थ क्वालिटी, हेल्थ सेफ्टी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय. यानी अगेन अगर हम उसे प्रॉपर फैसिलिटी सर्विसेज दे रहे हैं, यानी अच्छे से वेंटिलेशन दे रहे हैं, उसे क्लीन स्पेस दे रहे हैं, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी सेफ्टी भी अच्छी रहेगी. अगर मशीन्स को प्रॉपर चेक करेंगे, फिर जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, उसका सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा जब इतनी सारी चीज़ें होंगी. तो एग्जाम्पल, under the Factories Act 1948, factory employing more than 250 workers must provide canteen facilities for worker. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज जिसके अंदर 250 वर्कर से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, यानी वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी होना चाहिए वर्कर के लिए, ताकि वो उन्हें ईजिली वो अपना मील ले सकें. फिर है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, लेबर, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में. किसकी हेल्प से? मशीन की हेल्प से, या फिर लेबर्स बनाती है, कोई टूल यूज़ किया जाता है, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट का हो, इसके अंदर हम सर्विसेज भी काउंट कर सकते हैं, बट मेनली यहाँ पे प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट. तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, जैसे डिजाइनिंग हो गया कि उसका पैकेट कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, किस तरीके का उसकी बनावट होगी प्रोडक्ट की. प्रोडक्शन हो गया, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होगा. असेंबलिंग, किस तरीके से उसे जोड़ा जाएगा, कौन से पार्ट्स होंगे उसके, टेस्टिंग करा जाएगा, चेक किया जाएगा कि वो वर्क कर रहा है नहीं. फिर अगेन पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तो आप आंसर को बढ़ा चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 7.5 मार्क्स का भी आ सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर की लेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड विद द प्रॉपर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी. सो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम होता है वो यही होता है कि क्वालिटी, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना. और हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें तो हमें क्वालिटी और जो उसकी बाकी एस्पेक्ट है उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉपर क्वालिटी के साथ कम कॉस्ट में हम लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का. अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस includes making, altering, repairing, packing, finishing, washing, cleaning, or adapting any article of use, sale, transport or disposal. So ये प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है मैन्युफैक्चरिंग का. अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑल्टरिंग होता है, रिपेयरिंग होता है, पैकेजिंग होता है. तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि यूज़ की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या डिस्पोजल के लिए. तो उसे मैन्युफैक्चरिंग में काउंट करता है. एग्जाम्पल हम समझ पढ़ सकते हैं कि कन्वर्टिंग कॉटन इनटू क्लॉथ इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री और असेंबलिंग अ कार पार्ट्स टू मैन्युफैक्चर अ कार आर एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यानी जो कॉटन से कपड़ा बनाने का इंडस्ट्री होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, या फैक्ट्री में जहाँ पे कार असेंबल की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है जहाँ पे कोई चीज़ बनाई जाती है बेसिकली. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है means the authority which has the power to make rules and enforce law and settle industrial dispute under labor law. So जो appropriate government होती है ये एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है जिसके पास ये पावर्स होती है कि वो रूल्स बना सकती है और इम्प्लीमेंट कर सकती है फैक्ट्रीज पे, या फैक्ट्रीज में जो लड़ाई होती है लेबर्स लॉ को लेके उसको सेटलमेंट करती है. यानी एक तरह से ये काइंड ऑफ, आपने याद है कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, अगर पहली यूनिट आपने पढ़ी हो मेरी तरफ से, तो उसमें हमने बात की थी कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो चेक कर सके कि वर्कमैन का कंपनसेशन कितना बनेगा, उनके जो केसेस, उनके जो डिस्प्यूट होते हैं वो रिजॉल्व कराता है. सो ऐसी जो अथॉरिटी होती है, इसे जो मैनेज करती है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है.
Depending on the industry or organization, the appropriate government may be central government for industry operated by central government, such as railway, banks, mine, airports and insurance company. So कुछ central government होती हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया रेलवे हो गया, बैंक, माइंस, एयरपोर्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है. फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है जो पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए होती है, लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस तरह स्टेट वाइज हो गया. अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, the appropriate government is responsible for maintaining industrial peace and solving dispute between employers and employee. So according to Industrial Dispute Act 1947, अगर हम उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेन करने के लिए कि जो इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री, उसमें शांति बनाए रखे, वहाँ पे जो भी इशू रिजॉल्व मतलब आ रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करें, ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे. फंक्शंस क्या होते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के? टू अपॉइंट लेबर अथॉरिटीज एंड टर्मिनल्स, to make labor rules and regulation, in to investigate settled industrial disputes. So basically वही पॉइंट्स है, घूम घुमा के रिपीट हुए हैं, तो मैंने एक्सप्लेन नहीं करूँगा. फिर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं शॉर्ट में. इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन इंडियन रेलवे, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अगर रेलवे लाइन में कुछ इशू आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हैंडल करती है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. वाइल फॉर द प्राइवेट फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश, द स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अगर उत्तर प्रदेश की किसी फैक्ट्री का कुछ इशू है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी, बट जब नेशनल लेवल पे बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. आप इस तरीके से समझ सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972. सो वेजेस क्या होते हैं? सो वेजेस होता है, वेजेस मीन्स ऑल emoluments earned by employee while on duty or non on leave in accordance with the terms of employment and which are paid और पेबल इन कैश. यानी वेजेस होते हैं जो भी अमाउंट एम्प्लॉय को, वर्कर को पे किए जाते हैं, चाहे वो जब उसने काम किया हो या जो उसको लीव ग्रांटेड होती है, लाइक संडे की छुट्टी होती है, उसके भी पैसे मिलते हैं एज पर द गवर्नमेंट, जो ये हमारे एक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग. तो वो जितना भी अमाउंट मिलता है, पेबल इन कैश हो या उसे बैंक में दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, वो वेजेस कहलाते हैं. ठीक है. अंडर द एक्ट वेजेस इंक्लूड बेसिक सैलरी, डेरेंस अलाउंस. तो जो वेजेस के अंदर आते हैं वो हमारी बेसिक सैलरी होती है और डेरेंस अलाउंस होता है. डेरेंस अलाउंस होता है जो आपकी बेसिक सैलरी से एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, महंगाई को देखते हुए एक्स्ट्रा आपको जो दिया जाता है. वेजेस के अंदर क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? बोनस हो गया, कमीशन हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ओवर टाइम वेजेस हो गया, एनी अदर अलाउंस हो गया. ठीक है. फिर wages are important because gratuity amount is calculated on the basis of last drawn wages of the employee. तो wages बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब ग्रेजुटी अमाउंट कैलकुलेट करना होता है तो जो प्रीवियस आपका वेजेस होता है एम्प्लॉय का, उसके बेसिस पे ही वो कैलकुलेट किया जाता है. एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय रिसीव 20,000 बेसिक सैलरी एंड 5,000 डियरेंस अलाउंस पर मंथ, देन वेजेस फॉर ग्रेजुटी कैलकुलेशन विल बी 25,000. तो अगर किसी को 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है और 5,000 डियरेंस अलाउंस मिल रहा है, तो उसका जो ग्रेजुटी कैलकुलेट होगा वो 25,000 रुपये होगा. आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा. अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है तो आप उसे यूट्यूब पे फीचर्स होता है, आप स्पीड प्लेबैक स्पीड से स्लो कर सकते हैं. बट मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ. अभी मुझे पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 जो यूनिट वाइज मैंने प्रॉमिस किए थे, मैं वो भी बना रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ. सो वो भी बहुत जल्दी आएंगे. फिलहाल अभी मैं टाइम की बहुत शॉर्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें ताकि एग्ज़ाम में हमारे पास लिखने के लिए कंटेंट हो. सो डिस्क्राइब द वेरियस वेलफेयर प्रोविजंस अंडर एक्ट 1948. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. सो हमें वेलफेयर प्रोविजंस बताने अंडर एक्ट 1948 के. सो आपको मेरे हिसाब से पहली यूनिट देख लेनी चाहिए, बहुत बेटर हेल्प होगी. सो प्रोविजन अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर क्या आता है कि प्रोवाइड वेरियस वेलफेयर मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी फॉर द वर्कर्स इन फैक्ट्री. कुछ इंपॉर्टेंट वेलफेयर यहाँ पे लिखे हुए 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, बट आप इनको 7.5 मार्क्स का भी अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनको एक्सप्लेन करके 7.5 मार्क्स का भी बना सकते हो. सो इंपॉर्टेंट वेलफेयर प्रोविजंस क्या होते हैं? वॉशिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटी हो गया, क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फर्स्ट एड अप्लाइंसेज हो गया, कैंटीन फैसिलिटीज हो गया, आपका रेस्ट रूम एंड शेल्टर्स हो गया, कृषि फैसिलिटी फॉर वुमेन वर्कर चिल्ड्रन. कृषि फैसिलिटी आपको पता ही है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक सेपरेट रूम दिया जाता है अगर कोई भी फीमेल वर्कर वहाँ पे काम करिए किसी फैक्ट्री में. अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया. दीज प्रोविजंस हेल्प इन इम्प्रूविंग वर्कर वर्किंग कंडीशन, वर्कर सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. तो ये सारी चीज़ों से जो काम करने वाला वर्कर है उसे भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, वर्किंग कंडीशंस बेटर होती है और जो प्रोडक्टिविटी होती है ओवरऑल वो भी इम्प्रूव होती है. ठीक है. जैसे एग्जांपल दिया है, फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 250 वर्कर मस्ट प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी अंडर द एक्ट. जैसा अभी हमने प्रीवियसली बात करी थी कि अगर 250 से ज़्यादा कोई
फैक्ट्री में वर्कर हैं किसी की फैक्ट्री में, तो वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी होना मैंडेटरी काइंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। सो एम्प्लॉय क्या होता है अंडर एम्प्लॉय स्टेट Insurance Act 1948 के according. So an employee means any person employed for wages in or in connection with the work of a factory or establishment covered under the ESI Act. So insurance act के अंडर अगर कोई पर्सन ऐसा है जो फैक्ट्री में तनख्वाह मिलने के बदले कोई काम कर रहा है वहाँ पे, तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा। एम्प्लॉय में बी डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। हो सकता है कि जो काम देने वाला पर्सन है वो डायरेक्ट उससे हायर किया गया हो, एचआर से हायर किया गया हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई मीडिएटर हो उसके थ्रू उसे एम्प्लॉयमेंट मिला हो उस फैक्ट्री में, तो वो उसे भी हम एम्प्लॉय बोलेंगे। द एक्ट इंक्लूड पर्सन डूइंग स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल टेक्निकल क्लियर और सुपरवाइजर वर्क फॉर वेजेस। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो स्किल्ड हो, जो पढ़ा लिखा हो या अनस्किल्ड हो, या मैनुअल कोई काम आप करवा रहे हैं, टेक्निकल काम करा रहे हैं, किसी तरीके का देखभाल वाला काम करा रहे हैं, तो वो सारे जितने वर्कर्स हैं वो, और उन्हें उसके बदले पैसा मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, तो वो एम्प्लॉय कहलाए जाएंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। फिर द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सच एज मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो जो मेन पर्पस है एक्ट का वो ये है कि जितने भी बेनिफिट्स मेंशन है यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, मेडिकल केयर, ये सारे उसे प्रोवाइड किए जाएं वर्कर को। Example, a worker employed in a factory and receiving monthly wages is considered an employee under the ESA Act and can receive medical and insurance benefit. So एक वर्कर जो काम कर रहा है फैक्ट्री में, मंथली उसे तनख्वाह मिल रही है, तो वो ESI एक्ट के अंडर आएगा और उसे मेडिकल और इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे। Then it define average pay under Industrial Dispute Act 1947. So average pay क्या होता है Industrial Dispute Act 1947 के according? So average pay means the average wages payable to the worker for the days actually worked during a specified period before the calculation. So average pay होता है आपका average wages, जो आपकी average तनख्वाह बोलेंगे एक तरह से, कि अंदाजी तनख्वाह क्या है आपकी, तो वो वर्कर की जो अंदाजी तनख्वाह होती है, एक्चुअली जो उसने काम किया होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है। So under the act, for a monthly paid worker, average pay is calculated on the wage of the last 3 completed calendar month. 3 साल के जो उसने काम किया है मंथ में, कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका 3 महीने का आपका सैलरी होता है, उसके बेसिस पे उसका एवरेज पे डिसाइड किया जाता है। फॉर अ वीकली पेड वर्कर इट इज कैलकुलेटेड ऑन द वेजेस ऑफ द लास्ट 4 कंप्लीटेड वीक्स। सो 4 कंप्लीटेड हफ्ते पे अगर कोई बंदा वीकली बेसिस पे वर्क कर रहा है, तो उसका 4 हफ्तों का काम के बेसिस पे उसका एवरेज पे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर डेली बेसिस पे कर रहा है, वो डेली पेड वर्कर है, तो उसका वेजेस कैलकुलेट किया जाएगा लास्ट फुल वर्किंग आवर्स, यानी 12 घंटे का जो टाइम है उसने काम किया, उसके बेसिस पे उसका एवरेज पे कैलकुलेट किया जाएगा। एवरेज पे इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन, रिट्रेचमेंट बेनिफिट्स एंड अदर पेमेंट अंडर द एक्ट। तो ये यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए जो रिट्रेचमेंट बेनिफिट्स होते हैं, या फिर आपके जो भी कंपनसेशंस होते हैं, जैसे अगर डिसेबलमेंट हो गया, कोई इंजरी हो गया, तो आपका जो एक एवरेज पे हमें पे करना पड़ता है वर्कर को, उसके लिए ये कैलकुलेट किया जाता है कि उसने टोटल कितना टाइम किया गया था, उसी का टोटल एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मंथली बेसिस है तो 3 महीने का हमने ले लिया, साल के कैलेंडर के हिसाब से, जैसे जनवरी फरवरी हो गया। वीकली है तो 4 हफ्ते का हमने ले लिया, अगर डेली का है तो 12 घंटे का ले लिया, इस हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इफ अ मंथली पेड वर्कर अर्न 30,000 to 32,000 एंड 31,000, ये उसने 3 मंथ का उसका सैलरी है। सो द इन द लास्ट 3 मंथ देन द एवरेज पे विल बी द 31,000। तो इसका एवरेज निकाल लिया है, इन तीनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो 31,000 समथिंग उसका एवरेज पे कैलकुलेट हो गया है। फिर डिफाइन द पार्शियल डिसेबलमेंट गिवन अंडर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ये सारे टॉपिक्स मैंने यूनिट 1 में कवर किया है, एंड मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 1 में है, इसीलिए मैंने सबसे पहले वो यूनिट कवर किया था, और बहुत डिटेल में है, पर बहुत शॉर्ट भी करके समझाया है विद एग्जांपल। तो अगर आप तक अभी तक आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसे ऐड कर दिया है। देन पार्शियल डिसेबलिमेंट मीन्स क्या होता है? देखो, डिसेबलिमेंट होता है कि अपाहिज का काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि हो जाना, और पार्शियल मतलब आधा अधूरा। लाइक समझिए कोई वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसका एक हाथ कट गया, तो उसका पार्शियल डिसेबलिमेंट हम बोलेंगे।
अब इस पार्शियल डिसेबलिमेंट में भी टेम्परेरी एंड परमानेंट होता है। कुछ ऐसी चोट लगी है जिसमें आधा शरीर को लगा हुआ है, अफेक्ट हुआ है, और वो ठीक होने की गुंजाइश है, या ठीक हो सकता है, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल नहीं हो सकता तो वो परमानेंट में आता है, अगर हो सकता है तो टेम्परेरी में आ जाता है। यहाँ पे पार्शियल डिसेबलिमेंट मीन्स अ कंडीशन इन विच अ वर्कर सफर इन अ इंजरी ड्यू एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एन एंड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी काम करते वक्त या काम से कंप्लीट होते वक्त, निकलते वक्त वो इंजरी हो रहा है एक वर्कर को, सो विच रिड्यूस हिज अर्निंग कैपेसिटी पार्शियली, जिसकी वजह से उसकी कमाने की क्षमता कम हो रही है, तो उसे पार्शियल डिसेबलिमेंट बोलते हैं। इट मे बी टेम्परेरी पार्शियल डिसेबलिमेंट जैसे मैंने बताया, या फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबलिमेंट। टेम्परेरी मतलब जिसमें वो कुछ समय के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए वो खो देता है क्षमता, और परमानेंट में जिसमें वो कंप्लीटली परमानेंटली लॉस कर देता है अपना पार्ट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। फिर अंडर द एक्ट पार्शियल डिसेबलिमेंट अफेक्ट द वर्कर्स एबिलिटी टू परफॉर्म वर्कर फुली but does not completely stop him from working. So इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पार्शियल डिसेबलिमेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो वर्कर है वो आधा काम करने लायक अभी भी है, पूरी तरीके से काम करने लायक तो नहीं है, बट हाँ अभी भी वो काम करने की गुंजाइश में है। तो कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड टू द वर्कर अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ लॉस इन अर्निंग कैपेसिटी, कि जितना उसकी कमाने की क्षमता में घटत हुई है उस चोट लगने की वजह से, उतना उसका कंपनसेशन कैलकुलेट किया जाएगा उसकी चोट को देखते हुए। तो if a factory worker loses one finger in a machine accident and cannot perform work efficiently as before, it is called a partial disablement. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि काम करते वक्त अगर एक उंगली कट गई है, वो भी काम करते वक्त, तो उस के वजह से जो उसका वर्क एफिशिएंसी है, जो उसका काम पैसा अर्निंग का कैपेसिटी है वो कम हो गया है, तो इसे हम पार्शियल डिसेबलिमेंट मान सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आई गेस ये इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर क्लेमिंग ग्रेजुटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। सो जो ये क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय कब एलिजिबल होता है ग्रेजुटी के लिए, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। तो ग्रेजुटी क्या होता है? ग्रेजुटी एक अमाउंट होता है, लमसम अमाउंट होता है, जो किसी भी पर्सन को जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि एन एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर क्लेमिंग ग्रेजुटी आफ्टर द कंप्लीटिंग एट लीस्ट 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस विद द एम्प्लॉयर। यानी कोई भी पर्सन किसी भी फैक्ट्री या कहीं भी काम कर रहा है और वो 5 साल से ज़्यादा अगर काम कर रहा है कॉन्टीन्यूसली लगातार, तो वो एलिजिबल होता है ग्रेजुटी के लिए। ये एक अमाउंट होता है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ग्रेजुटी इज पेबल व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम सर्विस, जब वो अपने काम को छोड़ रहा होता है, रिजाइन फ्रॉम द जॉब, या फिर वो अपनी जॉब को छोड़ रहा होता है, तो उसे एक लमसम एक अमाउंट दिया जाता है। इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, तब भी उसे दिया जाता है। बिकम डिसेबल ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज्ड, लाइक अगर वो उसकी डेथ हो गई है या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, उस केस में भी उसे एक ग्रेजुटी अमाउंट मिलता है आफ्टर उसके रिटायरमेंट के, अगर वो 5 साल से ज़्यादा काम कर चुका है। इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट द कंडीशन ऑफ 5 years ऑफ सर्विस इज नॉट नेसेसरी। अगर कोई पर्सन 5 साल से पहले उसकी लाइक डेथ हो जाती है, लाइक परमानेंट डिसेबलिमेंट हो जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, ये 5 साल का जो कंडीशन है वो नेसेसरी नहीं है फुल करना, उससे उससे उसमें कंपनसेशन आपको मिलता ही है। तो ग्रेजुटी भी समवेयर उसमें कैलकुलेट होकर ऐड कर दी जाती है। ग्रेजुटी इज पेड एज अ रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस सर्विस रिटर्न बाय द एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय ने काम किया होता है, वर्कर ने काम किया होता है एक एम्प्लॉयर के लिए, वो लगातार काम करने का एक रिवॉर्ड काइंड ऑफ थिंग होता है ग्रेजुटी। Example, if an employee work in a company continuously for 6 years and then resign, he become eligible for receive gratuity under the act. यानी कोई पर्सन अगर 6 साल काम कर चुका है किसी फैक्ट्री में, तो उसने 5 साल का जो एक मिनिमम जो कहते हैं क्राइटेरिया है वो फुल कर दिया है, तो वो एलिजिबल है ग्रेजुटी के लिए अंडर एक्ट 1972 के। सो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ये जो मैंने कंटेंट है इस हिसाब से किया है कि आप 3 मार्क्स का हो, 7.5 मार्क्स का हो, आप आराम से बना लो। मैं इसमें अभी 7.5 मार्क्स के भी लिए अलग एक सेपरेट वीडियो पार्ट 2 में बनाऊंगा इसके, और लॉन्ग क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के होते हैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं यूनिट कवर करूं, क्योंकि आई थिंक यूनिट से हमारा अपने आप सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे नहीं बैठ सकते, हमें अगर यूनिट का सारा टॉपिक का अवेयरनेस है, आइडिया है कि किस टॉपिक में क्या चीज़ है, तो हम बना के आराम से लिख सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।